वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं 66 बीपीएससी के मॉक टेस्ट, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। शाम को 6 बजे ये मॉक टेस्ट अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके बाद सुबह के 4 बजे, जी हाँ सुबह के 4 बजे आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो भी पब्लिश किया जाता है, तो ये वीडियो भी देखना आप ना भूलें। ये डेली बेसिस पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। मंथ के लास्ट में आपको एक वीडियो ऐसा दिया जाएगा कि पूरे मंथ का वहां पे करंट अफेयर आपको दिया गया है। जी हाँ, जाके देख सकते हैं। ये वीडियो 30 मई का करंट अफेयर जो है वो आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। खैर चलते हैं आज के सिनारियो पे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर के भी टॉपिक यहाँ पे आपको जोड़े गए हैं। तो कुल 50 क्वेश्चन है। आप भी आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, हर वीडियो की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए आंसर कीजिएगा। सन 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? जी हाँ, ये कौन महान थे शख्स जिन्होंने ये ऐसा कहा था सन 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर होगा इट्स ए, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी कि भारतीय अगर संविधान चाहते हैं तो उनके संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाए। तो वो थे दोस्तों इट्स अ सी। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, मोतीलाल नेहरू। नोट कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। तो ये ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, A.N. राय के द्वारा। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किए हैं? चलिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर होगा दोस्तों इट्स डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आप भी नीचे उत्तर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, कितने उत्तर आपके सही होते हैं ये कैलकुलेट करके लास्ट में हमें जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण का मांग को लेकर प्रस्तावित पारित कर दिया था? कांग्रेस ने किस वर्ष? तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा, सी 1936 में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप को लेते हुए, यानी कि किसी भी देश का ना सहयोग ना किसी भी दल का सहयोग लेते हुए भारतीय जनता के द्वारा संविधान का निर्माण की मांग को लेकर यह प्रस्तावित पारित कर दिया था 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ बी, जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में ही ये मताधिकार पास हुआ था दोस्तों। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान जो है सभा का गठन होगा, जो कि युद्ध पुरांत संविधान का निर्माण भी करेगी? तो 1942 में किस योजना के तहत? तो ये योजना था दोस्तों इट्स ए क्रिप्स योजना। नोट कर सकते हैं, क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में क्या होगा, तो निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा 1942 में। तो देखिए, सन 1922 से चला, 1936 पे आया, 1938 पे भी आया, और अब 1942 में ये फाइनली स्वीकार किया गया इन सब चीज़ों के लिए कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हुआ। तो दर बदर जब भी आगे बढ़ते गए हम लोग, है ना, तब तैसे तैसे हमारे संविधान का संशोधन भी हुआ है।
ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो देखिए 1895 में भी एक यहाँ पे गठन की मांग की गई थी, संविधान सभा के गठन की। तो वो थे दोस्तों, इट्स अ डी, बाल गंगाधर तिलक। नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जी हाँ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। भारत संविधान सभा गठित करने का आधार था दोस्तों, इट्स अ बी, कैबिनेट मिशन 1946 का। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिए, ये थोड़ा सा पॉलिटी का सारा क्वेश्चन था और संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही इसकी गठित की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डी, राजस्थान इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, राजस्थान है सबसे बड़ा, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ठीक है, पर यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे बड़ा जनसंख्या किस राज्य का है? ठीक है, तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन बताइएगा, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, दूसरे पे महाराष्ट्र का है और तीसरे पे बिहार का है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिल्कुल याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य अगर पूछे, मतलब कम जनसंख्या किसका है, तो वह सिक्किम का दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए, राज्य और राजधानी का सही मिलान कीजिए। देखिए, इनमें से कौन सही मिलान है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, नागालैंड की राजधानी दोस्तों यहाँ पे गलत दी गई है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। क्या होती है? कोहिमा। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी ये होती है दोस्तों देहरादून। क्या होता है? देहरादून। अच्छा, छत्तीसगढ़ का दोस्तों बिलासपुर ना होकर यहाँ पे आप रायपुर लिखिए या फिर अटल नगर लिख सकते हैं, जिसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। ठीक है, अटल नगर। तो ये हो सकते हैं सही इसके मेल, लेकिन यहाँ पे एक ही मेल सही दिया गया है, झारखंड की राजधानी रांची बताई गई है, जो कि आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सही जोड़ा कौन सा है इसमें? फिर से वही है, यहाँ पे राजधानियों को लेकर ही पूछा गया है, तो इनमें से सही जोड़ा है सिर्फ और सिर्फ सी, यानी कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नागालैंड का भी मैंने बताया आपको कोहिमा होगा, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे शिमला होगा, यह आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और असम का दोस्तों होता है दिसपुर। क्या होता है? दिसपुर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? बिल्कुल, उत्तरी पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे सन 1947 में, याद रखिएगा, भारतीय संरक्षित राज्यों में सबसे पहले सिक्किम का नाम आया था। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आंसर हमारा डी हो जाएगा, सिक्किम। कब? तो 1975 में। ठीक है, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि एक्ट 1974 जब लगा था तो ये जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं था राज्य, लेकिन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत में शामिल हुआ। सिक्किम जो है दोस्तों हमारे देश का 22वां राज्य है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर सदस्य है? यह भारत के पूर्वी राज्य जो कि 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर भारत का नक्शा कुछ इस तरह से देखेंगे तो देखिए, कुछ यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है ये कुछ इस तरह से बंधा पड़ा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से राज्य हमारा जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से भारत का नक्शा है ना। तो ये जो हमारे क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है ना,
ये जो हमारा क्षेत्र है ये सारे 7 सिस्टर कहलाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जितने भी राज्य हैं यहाँ से यहाँ तक 7 सिस्टर, बस पश्चिम बंगाल के बाद वाले राज्य, ठीक है, तो याद रखिएगा। जिसमें कि असम है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। असम है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है, और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 4 ये, 3 ये, 7 यहाँ पे ये वो है राज्य हैं जो कि हमारे 7 सिस्टर कहलाती हैं। तो इनमें से कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो आंसर बी कर लीजिएगा, त्रिपुरा इसमें से है एक नाम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है, चलिए आंसर कीजिएगा। नहीं बोल दिया गया है तो सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलन उत्तर प्रदेश का, यहाँ शिमला से सुमेलन किया गया है, लेकिन शिमला जो है अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, शिमला। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा, डी आपका, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, शिमला दोस्तों उत्तर भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। बाकी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में माउंट आबू है, और तमिलनाडु में कोडाईकनाल है, ठीक है। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, आंसर हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, नोट कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है हमारे ये, हमारे राज्य, हमारे देश में अब 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है, 8 याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है, इंडिया का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज, तो बात कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों 7वां है, हम लोग 7वीं ऐसी कंट्री है जो कि विश्व में सबसे बड़ी कंट्रियों के लिस्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। देखिए ये जो हमारा, अगर आपसे भारत का नक्शा बना दिया जाए यहाँ पे और कुछ इस तरह से बोल दिया जाए कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है, चलिए ऊपर का देख लीजिएगा, लेकिन दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, यानी कि ये बिंदु टॉप का हो सकता है, लेकिन इसके अलावे जो हमारे जो केंद्र शासित देश राज्य हैं, है ना, केंद्र शासित राज्य हैं, उनके लिए भी जो लास्ट छोर है उनका, वही उसका क्या है दोस्तों, तो अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पे सी आंसर कीजिएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नोट कर सकते हैं आंसर यहाँ पे, जी हाँ। तो ये हमारे देश का सबसे, जो कि निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ पे स्थित है ये, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम दिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये एक प्रकाश स्तंभ है, क्या है ये, प्रकाश स्तंभ है, कुछ इस तरह से लाइटिंग के रूप में इसको खड़ा किया गया है, ठीक है, और ये रेड कलर से ये घिरा हुआ है और इस पर लाइट लगा हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ है ये, ठीक है, जो कि हमारे पूरे देश का दक्षिणतम बिंदु यही है, यानी कि बॉर्डर एक तरह से कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ये लिख लीजिएगा। इन्होंने कोविड-19 के संकट को कवर करके रहे पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। बिल्कुल अच्छा यहाँ पे फैसला है दोस्तों ममता बनर्जी का, जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे, जो पत्रकार हैं यहाँ के, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में कार्य कर ही रहे हैं, क्योंकि लोग जा रहे हैं, सारे जगह का कवरेज दिखला रहे हैं, तो इनको यहाँ पे घोषणा किया गया है दोस्तों 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने का, जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से। कोविड-19 एक महामारी है दोस्तों, जिसके चलते पूरा विश्व अभी झेल रहा है इसको, और इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए क्योंकि यहाँ पे नवंबर 2019 में एक केस पाया गया, सबसे पहला चाइना में, ठीक है। चलिए, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जी हाँ वाडा, ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया, कुमार होगा ये, ठीक है। तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने, जी हाँ थ्रोअर हैं संदीप कुमार, इनके ऊपर ये कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर कीजिएगा सी, यहाँ पे नोट कर सकते हैं
4 साल का ये बैन किया गया है दोस्तों, ठीक है, नोट कर सकते हैं। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमार, ये आप नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन अब आपको सामने आया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF है ना, CGF के हाल ही में कहाँ की कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल को 2021 के बजाय किस साल अब होने वाला है। तो 2021 का ये जो खेल है, ये अब राष्ट्रमंडल युवा खेल अब कब होगा, तो ये होगा दोस्तों B, नोट कर लीजिएगा 2023 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल याद रख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा इट्स D। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा 23 मई। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर निगरानी रखेगा, ये है दोस्तों रशिया, नोट कर सकते हैं दोस्तों C, रशिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, रशिया। रशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये है दोस्तों मिखाइल मिस्टीन, नोट कर लीजिएगा मिस्टीन, ठीक है। और रशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो बलमदीर पुतिन, नोट कर लीजिएगा आप लोग नाम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, क्योंकि देखिए अमेरिका का तो आपको राष्ट्रपति का नाम पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। चाइना के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ये 3 ऐसे देश है, रसिया, चाइना और अमेरिका, ठीक है। ये तीनों ने पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है, ठीक है। तो रशिया के हो गए आपके बलमदीर पुतिन, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और चाइना का शी जिनपिंग, क्या नाम है इनका, शी जिनपिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ICC के द्वारा ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया। ICC, जी हाँ, आंसर कीजिएगा यहाँ पे C, 3रे स्थान पे, ठीक है, याद रखिएगा। ICC के तहत, जी हाँ, ICC के तहत टेस्ट रैंकिंग दी जाती है आपके वर्ल्ड लेवल पे, तो यहाँ पे भारत को स्थान मिला है दोस्तों 3रा, ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 27, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। तो ये बल्लेबाज कौन है दोस्तों, उनका नाम बताइए। अनुभवी बल्लेबाज हैं, इनको न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ चुना गया है बल्लेबाज के तौर पे। आंसर कीजिएगा इट्स A, रॉस टेलर, नोट कर सकते हैं रॉस टेलर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चौक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग से नवाजा गया है। कौन से राज्य का है ये, तो आंसर कीजिएगा D, मणिपुर, ठीक है दोस्तों, मणिपुर। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मणिपुर का राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो इम्फाल होता है, याद रख सकते हैं। यहाँ पे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो मणिपुरी भाषा बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। और यहाँ के जो CM है वो है N बीरेन सिंह, क्या नाम है इनका, N बीरेन सिंह, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 29, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स A, हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी दिया है, तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर, याद कर लीजिएगा, जयराम ठाकुर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 30, केंद्र सरकार के द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा? तो जोड़ा गया है दोस्तों वन नेशन वन कार्ड योजना से, आपको बता दें कि सी टोटल 17। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसमें कि टोटल 17 राज्यों को अभी तक जोड़ लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी, गुन्नार मिडल की। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, गुन्नार मिडल की। आंसर क्या हो जाएगा? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो गुन्नार मिडल की। चलिए, ये भी पुस्तक से है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं मैंने पुस्तक से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स ए, JB कृपलानी। नोट कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बिल्कुल याद रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा इट्स डी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी, चित्रा सुब्रमण्यम की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाविभाष शास्त्र रचयिता कौन है? महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है किसकी रचना है? याद रखिएगा, इट्स अ सी, भद्रबाहु की। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक से भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अकाउंट्स का। ठीक है, जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी करेंसी है? देखिए, करेंसी के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो कम से कम जो एशियाईज कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनके मुद्रा और उनके राजधानी और उनके राष्ट्रपतियों के नाम जरूर आप याद रखेंगे। इसकी मैं एक सूची दे दूंगा आप लोगों को, है ना, और उसका एक वीडियो भी दे दूंगा इससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, येन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स ए, अपतटीय बैंकों का काम है, जी हाँ, जो कि विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, देश की सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट एवं सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नोट और सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स ए, वैध मुद्रा होती है दोस्तों, ये वैध मुद्रा होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 11वां। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पुराना है स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश का, जो कि बॉम्बई में है, मुंबई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कुछ साइंस के प्रश्न भी है यहाँ पे आपके लिए। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? चलिए, बीपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जीएस में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और जीएस पेपर 1 जो है, जिसमें कि आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। खासकर इसमें जो वेटेज रहता है जीके का, वो हिस्ट्री का रहता है, जीएस करंट अफेयर के रहता है। ठीक है, और उसके बाद जीएस का रहता है। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्कोर करने के लिए। तो ये एक अच्छा शुरुआत है। यहाँ पे जितने भी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ताकि चीज़ें आपकी कहीं से छूटे नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और रोज़ हमारे साथ शाम को 6 बजे यहाँ पे जुड़ जाइएगा। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता दोस्तों? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोजियम
एक प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? जी हाँ, राइजोबियम जो है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, सहजीवी जीवाणुओं का एक प्रकार है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इट्स अ बी, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? फटाफट आंसर कीजिएगा और कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। इसका जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी पा सकते हैं आप। ठीक है, तो जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा, इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, विषाक्त। ठीक है, डी विषाक्त। क्वेश्चन नंबर 44, किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, विषाणु। नोट कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए न्यूमोनिया दोस्तों, न्यूमोनिया एक बीमारी है जो कि बच्चों में होती है, एक जीवाणु जनित रोग है। जी हाँ, ये वृद्धों में भी हो सकती है, जो किसी प्रकार के जीवाणु द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा कोकाई। कोकाई के द्वारा ये फैलाया जाता है। कोकाई एक जीवाणु है यहाँ पे जिसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 46, कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? कौन सा रासायनिक अवयव सामान्यतः विषाणुओं में पाया जाता है? जी हाँ, आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, न्यूक्लियस अम्ल इज द राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और स्टार मार्क भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? डेली मॉक टेस्ट आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। डेली मॉक टेस्ट है ना, ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे यहाँ पे हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिल सकता है। गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से कैलकुलेट करके हमें लास्ट में बताइएगा अभी कितना स्कोर कर पाए हैं आज टॉप 50 क्वेश्चंस में। जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों का अपघटन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, इट्स ए, किण्वन के द्वारा। जी हाँ, जिनका उत्तर ए आ रहा बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, जीवाणुओं की खोज किसने की? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, एंटोनियो वॉल ल्यूहोनक ने। नोट कर लीजिएगा, एंटोनियो वॉन ने किया था जीवाणुओं की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जल द्वारा फैलने वाली बीमारी सैल्मोनेलिसिस, नोट कर सकते हैं, सैल्मोनेलिसिस किस रोगवाहक द्वारा फैलता है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ सी, जीवाणुओं के द्वारा। सी, जीवाणुओं के द्वारा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, DPT का टीका निम्न में से किस रूप में श्रेणीबद्ध किया गया जाता है? DPT का टीका दिया जाता है दोस्तों किसके लिए? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ डी, एक संयुक्त टीका। ये सभी को पड़ता है हर किसी को। ठीक है, हर किसी की बीमारी, हर तरह की बीमारी के लिए DPT का टीका पड़ता है। तो दोस्तों आज के सिनारियो में टोटल जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने यहाँ पे आप तक शेयर किए हैं। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए और इसका PDF निकाल के यहाँ घर में प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा, तभी यहाँ पे आंसर करके आइएगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, मेंस का भी तैयारी आप साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और सुबह के 4 बजे। जी हाँ, 4 बजे आपको करंट अफेयर का डेली बेसिस पे आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो वो वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।